हेलो एवरीवन, वेलकम टू खान ग्लोबल स्टडीज। आई एम किंसुक पराशर एंड हम लोगों ने कल के सेशन में डिस्कस किया था कि यूपीएससी का जो नोटिफिकेशन है वो आउट हो चुका है और किस तरीके से आपको एग्जामिनेशन फॉर्म को फिल करना है। इस सेशन के बाद भी हमारे पास काफी क्वेश्चंस आए हैं, तो आज के सेशन में हम लोगों ने उन कॉमन क्वेश्चंस को आंसर करने की कोशिश की है जो कॉमन मिस्टेक्स होते हैं, खासकर जो कॉमन मिस्टेक्स है जिसके कारण आपका जो कैंडिडेचर है वो रद्द होता है। उन्हीं मिस्टेक्स को हम आज जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये क्या मिस्टेक्स है जो जनरली यूपीएससी के एप्लीकेशन में आप कर देते हो और फिर इवन आपकी सारी मेहनत जो है, जो भी आपने एग्जामिनेशन की तैयारी की है, एग्जामिनेशन दिया, प्रीलिम्स दिया, मेंस दिया, इंटरव्यू दिया, उसके बाद भी कहीं ना कहीं आप इन मिस्टेक्स के कारण बाद में भारी कीमत चुकाते हो। तो हम लोग आज इन्हीं जो टॉपिक्स है, यही जो मिस्टेक्स है कॉमन, उसके बारे में डिस्कस करेंगे ताकि आपकी जो मेहनत है एग्जामिनेशन के पीछे यह इन कॉमन मिस्टेक्स या सिली मिस्टेक्स के कारण बर्बाद ना हो। तो इसी चीज को आज हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो क्या क्या कॉमन मिस्टेक्स है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो जो कुछ कॉमन मिस्टेक जो देखने को मिलते हैं वो है ओटीआर को फिल करने में। ओटीआर जो एक लाइफ टाइम में सिर्फ एक बार भरा जा सकता है और सिर्फ एक बार अमेंड किया जा सकता है, इसके मिस्टेक्स काफी कॉमन है, बट इसके जो इंप्लीकेशंस है, इसका जो असर है वो काफी बड़ा होता है। तो इसके लिए हम ओटीआर में जो कॉमन मिस्टेक्स है उसके बारे में चर्चा करेंगे। दूसरी चर्चा करेंगे फोटो अपलोड को लेकर। इस बार यूपीएससी ने फोटो अपलोड को लेकर जो कुछ नए नियम्स बनाए हैं, कुछ नए नियम लेकर आई है, तो उनको हम जानने की कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ हम लोग एक और चीज के बारे में डिस्कस करेंगे, ग्रेजुएशन के एग्जामिनेशन के बारे में, कि ग्रेजुएशन का जो मार्क्स है उसको कैसे एंटर करना है, ग्रेजुएशन मार्क्स आप उसमें कैसे फिल करते हो फॉर्म में। इसमें भी कई लोग थोड़ी बहुत गलती कर देते हैं, तो इसको भी हम जानने की कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ ओबीसी कास्ट सर्टिफिकेट और ईडब्ल्यूएस कास्ट सर्टिफिकेट में आपको किन चीजों का ध्यान रखना है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। खासकर पिछले 1-2 सालों में जब से ईडब्ल्यूएस कास्ट सर्टिफिकेट लेकर आई है या ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन जब से स्टार्ट हुआ है, इसके बाद से इस सर्टिफिकेट में कई लोगों ने मिस्टेक्स की हैं जिनके कारण उनका सिलेक्शन हो या फिर इतनी मेहनत के बाद भी उनको कोई फायदा नहीं मिल पाया। तो इसी चीज को हम आज देखने की कोशिश करेंगे कि आखिर यूपीएससी ने इनको लेकर क्या क्या गाइडलाइंस दी है। सबसे पहले बात करते हैं ओटीआर के बारे में कि ओटीआर में क्या चीजें हैं। अभी आप सभी को मालूम है, आप सभी ने कल देखा था, सेशन में भी देखा था कि यूपीएससी एक वन टाइम रजिस्ट्रेशन फॉर्म लेकर आई थी 2023 में। इस वन टाइम रजिस्ट्रेशन फॉर्म में अपने लाइफ टाइम में आपको सिर्फ एक बार रजिस्टर करने की जरूरत है और उसी का डेटा आप बार बार यूज कर सकते हो। उसी का जो डिटेल्स है उसको आप अगले एग्जाम में भी यूज कर सकते हो या यूपीएससी के अगले एग्जाम में भी यूज कर सकते हो। अब इसमें कई लोगों ने एक सवाल पूछा कि क्या उन्होंने अगर यूपीपीएससी का जो फॉर्म भरा है उसके लिए अगर उन्होंने ओटीआर रजिस्ट्रेशन किया है तो क्या उनको यूपीएससी के लिए भी करना है? आंसर इज यस। यूपीपीएससी या बीपीएससी या एमपीपीसीएस या कोई भी इंस्टीट्यूशन, ये सभी स्टेट लेवल के पीसेस हैं। वहीं पे यूपीएससी जो है वो यूनियन लेवल का एग्जामिनेशन कराती है, तो इसकी पोर्टल और बाकी सारी चीजें अलग है। यूपीएससी का अपना ओटीआर पोर्टल है जहां आपको रजिस्टर करने की जरूरत पड़ेगी। तो upsconline.nic.in इसी वेबसाइट पे आपको जाना है और अगर आप फर्स्ट टाइम फॉर्म भर रहे हो तो यहां पे जाकर आप रजिस्ट्रेशन एंटर कर सकते हो। इसके साथ साथ जो पिछले साल ऑलरेडी इसमें ओटीआर में रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं या यूपीएससी के द्वारा कराए गए किसी और एग्जामिनेशन के तहत अगर उन्होंने ओटीआर फिल किया हुआ है तो आप सिंपली यूपीएससी के वेबसाइट पर जाकर लॉगिन कर सकते हो upsconline.nic.in पे और वहां से अपने फॉर्म को फिल कर सकते हो। तो ये तो सबसे पहले डिटेल हो गई कि आपको फॉर्म कहां से फिल करना है। अब हम आते हैं इससे आगे के टॉपिक पे। अब है कि नेम चेंज। हो सकता है जो आपका नाम हो वह थोड़ा बहुत डिफरेंस आ रहा हो आपके मैट्रिकुलेशन के सर्टिफिकेट में और आपके पास जो आईडी कार्ड है उसमें। जैसे हो सकता है किसी का नाम जो है वो मैट्रिकुलेशन के सर्टिफिकेट में लिखा हो कुमारी राधा, और हो सकता है आपने जो आपका पैन कार्ड या ड्राइविंग आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, या हो सकता है आपने बाद में जो भी डॉक्यूमेंट्स बनवाए उसमें नेम जो है वो सिंपली, हो सकता है कि आपने सिंपली कुमारी हटाकर सिंपली आपने राधा रख लिया, या फिर आपने कुछ और सफिक्स ऐड कर लिया, या फिर मैरिज के बाद टाइटल चेंज हो गया। तो अब इस केस में यूपीएससी ने आपको एक ऑप्शन दिया है। ऑप्शन क्या है? सबसे पहली बात जो यहां पर ध्यान से सुनना, आपको एग्जामिनेशन फॉर्म के ओटीआर में, यूपीएससी के ओटीआर में वही नाम दर्ज करना है जो आपके क्लास 10th के मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट पे लिखा हो।
तो सबसे पहले मान लो अगर आपके मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट पे लिखा हो कुमारी राधा, तो आपको वही नाम वहां पे दर्ज करना है। इसके साथ साथ यूपीएससी एक और ऑप्शन देती है। ऑप्शन क्या है कि यहां पे एक ऑप्शन मिलेगा, हैव यू एवर चेंज्ड योर नेम, क्या आपने कभी अपना नाम बदला है। अगर आपका नाम चेंज हुआ है तो आप उसमें यस ऑप्शन ले सकते हो, और आपका जो चेंज नेम है वो यहां के नीचे के कॉलम में फिल कर सकते हो। तो सबसे पहले याद रखना, जो ऊपर में नेम एज पर क्लास 10th, यूपीएससी ने बहुत ही क्लियरली लिखा है, जो आपका क्लास 10th में नाम लिखा है, चाहे जो भी स्पेलिंग हो, स्पेलिंग मिस्टेक भी हो, तब भी आपको वही नाम रखना है। और इसमें स्पेलिंग मिस्टेक्स वगैरह बिल्कुल मत करना, जैसा लिखा हुआ है क्लास 10th में। हो सकता है आपने क्लास 10th में अपना नाम लिखने में मिस्टेक कर दी हो, वही मिस्टेक वाला ही नाम आपको यहां पे लिखना है। तो क्लास 10th के सर्टिफिकेट पे जो भी नाम है उसी नाम को यहां लिखना है। और आपका नेम में अगर कोई चेंज आया है बाद में, हो सकता है आपके पैन कार्ड पे, आधार कार्ड पे या किसी और कार्ड पे दूसरा नाम हो, तो उसको चेंज नेम में यहां पे मेंशन कर सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा नेम से रिलेटेड जो मिस्टेक्स या क्वेश्चंस थे, ये इसका आंसर आपको यहां से मिल जाएगा। अब आते हैं दूसरे टॉपिक पे। कई लोगों का क्वेश्चन ये भी था कि जो फादर्स नेम है या मदर्स नेम है, क्या हम उनके आईडी का इस्तेमाल करेंगे या फिर जो हमारे क्लास 10th के सर्टिफिकेट पे लिखा है उसको लिखेंगे। अब इसमें भी बिल्कुल ध्यान देना, फादर्स नेम और मदर्स नेम में आपको वही नाम लिखना है, आपको वही चीजें एंटर करनी है जो आपके मार्कशीट पे लिखी हो सकता है उनके आईडी कार्ड में स्पेलिंग अलग हो, बट आपको यहां पे वही नाम दर्ज करना है जो आपके क्लास 10th के सर्टिफिकेट में दर्ज है, वही नाम वही स्पेलिंग यहां पे भी दर्ज होगी। तो जो भी आपके क्लास 10th के सर्टिफिकेट में है वही एक फाइनल अथॉरिटी माना जाता है। सेम चीज डेट ऑफ बर्थ में भी एप्लीकेबल होती है। डेट ऑफ बर्थ जो भी आपका लिखा है वही डेट ऑफ बर्थ आप इस फॉर्म में भी एंटर करेंगे। तो यहां पे नेम से रिलेटेड अब बिल्कुल भी कंफ्यूजन मत रखना, जो भी क्लास 10th में है जो स्पेलिंग है एग्जैक्टली वही स्पेलिंग वही चीज लिखना है। साथ ही साथ इसमें आपको प्रीफिक्स जो है, जैसे मान लेते हैं श्री, डॉक्टर, ये सारी चीजें जो है आगे लगाने की जरूरत नहीं है। सिंपली जो नाम है बस उसको लिखना है, उसके आगे का कोई भी सफिक्स जो है वो ऐड या जो प्रीफिक्स है वो ऐड करने की जरूरत नहीं है। तो जो नाम जैसा लिखा हुआ है आपके 10th के सर्टिफिकेट में वही नाम वहां पे एंटर कर देंगे। सिर्फ नाम, उसमें जो प्रीफिक्स है वो लगाने की जरूरत नहीं है। तो अब ये हो गया नेम को लेकर। अब इसके साथ साथ जो दूसरी सबसे बड़ी चैलेंज है वह है फोटो अपलोड को लेकर। फोटो अपलोड को लेकर यूपीएससी ने इस बार बहुत ही क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, और यूपीएससी ने साथ में यह भी कहा है कि फोटो मिसमैच या फोटो अगर रॉन्ग तरीके से अपलोड किया जाता है तो इट इज वन ऑफ द मेन रीजन बिहाइंड द कैंसिलेशन ऑफ एप्लीकेशन। तो अगर आपने फोटो को सही ढंग से अपलोड नहीं किया है तो आपका जो एप्लीकेशन है वो कैंसिल हो जाता है, रिजेक्ट हो जाता है। तो इस चीज पे यहां पे ध्यान देना, यूपीएससी ने क्या बोला है, सबसे पहले आपके जो फोटो होने चाहिए, फोटो के नीचे आपका नेम होना चाहिए, और साथ ही साथ उसके नीचे आपका डेट, जिस डेट को आपने फोटो लिया है। मान लेते हैं अगर आपने 5 फरवरी को फोटो लिया है तो 5/2/2024 इस तरीके से आप वहां पे नीचे में लिख सकते हो। कोशिश करना कि 5 फरवरी के बाद का ही फोटो हो, या उसके नीचे जो डेट लिखा हो वह 5 फरवरी के बाद का ही हो, तो आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि यूपीएससी ने बोला है कि 10 दिन से पुरानी फोटो नहीं होनी चाहिए। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात, हो सकता है आप अगर हम बात करें अपीयरेंस की, अपीयरेंस में हो सकता है कि आपने बियर्ड रखी हो या नहीं रखी हो, या हो सकता है मुस्टैचेस रखी हो। तो इस केस में आपको ये इंश्योर करना है कि जो लुक आपका अभी है वही लुक एग्जामिनेशन खत्म होने तक रहे। यानी जिस लुक में आपने फोटो अपलोड की है, मान लो आपने बियर्ड के साथ फोटो अपलोड की है, तो वही बियर्ड वाला लुक आपको कंटिन्यू रखना है। वही आपको प्रीलिम्स एग्जाम के समय भी, मेंस एग्जाम के समय भी, और इंटरव्यू के समय भी। तो अगर आपको नथुराम जैसे मूछे पसंद हो, नथुलाल जैसे मूछे पसंद हो, तो वैसे ही मूछे आपको लास्ट तक रखनी पड़ेगी। तो इस चीज को आपको यहां पे ध्यान रखना है, जो अपीयरेंस आपका अभी है वही अपीयरेंस बाद में भी रहेगा एग्जाम खत्म होने तक। तो इस चीज को ध्यान रख के आपको यहां पे फोटो को अपलोड करने की जरूरत है। साथ ही साथ अगर आपने चश्मा वगैरह भी लगाया है तो जैसा आपका अपीयरेंस है वैसा ही आपको रखना है लास्ट तक, इस चीज को ध्यान रखना। इसके साथ साथ आप एक चीज देखना, जो फोटो है उसमें एक और चीज जो यूपीएससी ने बोली है कि आपका फोटो जो है वो व्हाइट बैकग्राउंड पे होना चाहिए।
अगर आपका फोटो व्हाइट बैकग्राउंड पे है तो बेस्ट रेजोल्यूशन में आपका फोटो जो है वो अपलोड होता है, वो आपको क्लियरली दिखता है, इवन प्रिंट होने के बाद वो आपको क्लियर ढंग से नजर आता है। तो आपका फोटो का जो बैकग्राउंड है वो व्हाइट होना चाहिए, इस चीज को बिल्कुल ध्यान रखना, फोटो का बैकग्राउंड प्लेन व्हाइट होना चाहिए, उसके पीछे कोई टेक्सचर नहीं, कुछ भी नहीं, प्लेन व्हाइट बैकग्राउंड पे आपका फोटो होना चाहिए। और एक सिंपल कोई भी फॉर्मल क्लॉथ में आप फोटो ले लो, उसके नीचे आपका नेम लिखा होना चाहिए, उसके नीचे उस फोटो की डेट लिखी होनी चाहिए, और ये कम से कम 5 फरवरी से पहले की फोटो ना हो, इस चीज को भी आप सुनिश्चित कर लेना। तो ये है फोटो अपलोड को लेकर गाइडलाइंस जो यूपीएससी ने जारी की है। अब इसके साथ साथ यूपीएससी ने बोला है कि क्या क्या रीजंस है रिजेक्शन होने के। सबसे पहले बोला कि अगर फोटो की क्वालिटी बैड है, मींस आपकी फोटो में आप सही से विजिबल नहीं हो, फोटो की क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो इट कैन बी वन ऑफ द ग्राउंड ऑफ रिजेक्शन। अगर आपका फोटो सही ढंग से नहीं आया है तो आपका जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो सकता है। ठीक वैसे ही अगर आपने सिग्नेचर सही से अपलोड नहीं किया है, सिग्नेचर सही से विजिबल नहीं है, या सिग्नेचर के साथ साथ उस पेज पे और भी कुछ कुछ चीजें लिखी हुई हैं, तो आपका जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो सकता है। तो आप एक प्लेन पेपर लो, उस प्लेन पेपर पे एक साइन करो, और कुछ उस पे लिखा हुआ नहीं होना चाहिए, और सिंपली उस साइन के साथ यहां पे अपलोड कर दो। साइन में नीचे डेट लिखने की कोई जरूरत नहीं है, इसमें सिंपली आपका सिग्नेचर होना चाहिए, और सिग्नेचर को अपलोड पिक लेकर, उसका इमेज लेकर और फिर अपलोड करना है। इसमें आपको जो पिक्सल साइज और बाकी चीजें हैं उसको भी देखनी पड़ेगी कि ये 300 केबी से अधिक की ना हो, ये सभी चीजें भी आपको सुनिश्चित करनी पड़ेगी। साथ ही साथ एक चीज और देखना कि ऐसा ना हो कि आपने फोटो की जगह सिग्नेचर अपलोड कर दिया या सिग्नेचर की जगह फोटो अपलोड कर दिया। यूपीएससी ने कहा है कि दिस इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन रीजन के, तीसरा जो मोस्ट कॉमन रीजन है एप्लीकेशन रिजेक्ट होने का, वह है स्वैपिंग ऑफ फोटोग्राफ विथ दैट ऑफ सिग्नेचर। तो कई बार लोग क्या करते हैं कि फोटोग्राफ की जगह सिग्नेचर अपलोड कर दिया, सिग्नेचर की जगह फोटोग्राफ अपलोड कर दिया। तो यूपीएससी का यह भी करना है कि इट इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन रीजन फॉर रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशन। तो आपको यह चीज नहीं करनी है। आपको पहली बात, आपकी जो फोटो क्वालिटी है वो अच्छी होनी चाहिए, सिग्नेचर की जो फोटो क्वालिटी है वो भी अच्छी होनी चाहिए, और प्रॉपर प्लेस पे यह मौजूद होनी चाहिए। जब आप फॉर्म फिल करते हो तो अपलोड करने के बाद आपको यह फोटो दिखता है, उस फोटो को देखने के बाद ही आप आगे बढ़े। तो ये फोटो को लेकर इंपॉर्टेंट गाइडलाइन है। तीसरी जो इंपॉर्टेंट बात है वो है ग्रेजुएशन मार्कशीट को लेकर। ग्रेजुएशन मार्कशीट में आपको परसेंटेज पूछती है यूपीएससी। मान लो आप अगर एग्जामिनेशन दे रहे हो तो इसमें आपसे परसेंटेज पूछा जाएगा कि आपने ग्रेजुएशन को कितना परसेंट से पास किया है। अब यहां पे एक चीज ध्यान रखना, यूपीएससी को इससे मतलब नहीं कि आपको 99% है या 39% है। ये सिंपली एक स्टैटिस्टिकल ऑब्जर्वेशन के लिए, स्टैटिस्टिक्स के लिए होता है, इससे यूपीएससी को कोई लेना देना नहीं है। अगर आप ग्रेजुएट हो दैट इज मोर देन सफिशिएंट, वही आपके लिए एलिजिबिलिटी कंडीशन बनती है। तो अब यहां पर ध्यान रखना, यहां पे परसेंटेज पूछा जा सकता है। अब कई सारे यूनिवर्सिटीज में जो सिस्टम है वो सीजीपीए का है। सीजीपीए का सिस्टम है जिसमें आपको जैसे 10 में आपको हो सकता है कि 7.5 सीजीपीए मिला हो, या 6.5 सीजीपीए मिला हो, या 9.5 सीजीपीए मिला हो। अब आपको मालूम नहीं कि इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं। कई सारे यूनिवर्सिटी में इसको लेकर गाइडलाइंस है कि आप इसको कैसे परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हो। अगर मान लो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, अगर आपको मालूम नहीं चल रहा कि आपके यूनिवर्सिटी का क्या गाइडलाइंस है क्या नहीं है, तो मान लो अगर 6.5 है तो वहां पे आप सिंपली लिख दो इट इज 65%। अगर 7.5 है तो लिख दो 75%, 9.5 है तो लिख दो 95%। यूपीएससी ने खुद इस चीज को क्लियर किया है कि अगर आपके पास कुछ भी मालूम नहीं है कि क्या परसेंटेज है, तो मान लो अगर आपका 7 आउट ऑफ 10 है, अगर सीजीपीए 7 आउट ऑफ 10 है तो आप उसको सिंपली 70% इंडिकेट कर दो, उतना ही काफी है। तो ग्रेजुएशन की मार्कशीट को सिंपली आप, अगर आप सीजीपीए है, परसेंटेज है, तो ऑल एंड गुड के। और मान लो अब देखो, किसी का परसेंटेज हो सकता है 66.9 हो, किसी का परसेंटेज हो सकता है 66.1 हो, तो यहां पे आप सिंपली 66% भी लिख दोगे या 67% लिख दोगे ऊपर वाले केस में, तो उसको लेकर दिक्कत नहीं है। ऊपर में आप 67% भी लिख सकते हो, नीचे वाले केस में आप 66% भी लिख सकते हो। यूपीएससी इसको लेकर बहुत ज्यादा परेशान आपको नहीं करेगी। 0.12 के परसेंटेज गैप को वो यूपीएससी नहीं देखती है, तो आप सिंपल फिगर में 66% भी लिख दोगे तो भी आपका काम चल जाएगा। तो ये चीज आपको सुनिश्चित करनी है अपने एग्जामिनेशन फॉर्म में ग्रेजुएशन की मार्कशीट को लेकर। इसके साथ साथ अगली जो मिस्टेक है,
अगली जो मेन टॉपिक है डिस्कशन का वो है ओबीसी सर्टिफिकेट को लेकर। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर सेक्शन से बिलोंग करने वाले लोगों को रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलता है। अब इस रिजर्वेशन का बेनिफिट लेने के लिए आपको नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट प्रोवाइड करने की जरूरत होती है, और यहां पे जो सर्टिफिकेट है वो किस बेसिस पे बनेगा ये यूपीएससी ने क्लियरली ईयर मेंशन कर दिया है। तो इसके लिए आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि किस ईयर का बनेगा किसका नहीं बनेगा। सबसे पहले आपका नाम जो है वो सेंट्रल ओबीसी लिस्ट में होना चाहिए, सेंट्रल ओबीसी लिस्ट में होना चाहिए। दूसरी बात, जो सर्टिफिकेट बनेगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट वाली सर्टिफिकेट बनेगी, स्टेट गवर्नमेंट वाली सर्टिफिकेट यहां पे मान्य नहीं होगी। थर्ड थिंग, यहां पे जो सर्टिफिकेट है आप इंश्योर करना कि कम से कम तहसीलदार या उसके ऊपर के जो लेवल के लोग हैं उन्हीं के द्वारा यह सर्टिफिकेट बनाया गया हो। तहसीलदार से नीचे के लेवल के जो लोग हैं उनसे या जो अथॉरिटीज हैं उनसे अगर आपने सर्टिफिकेट बनवाया है, कई सारे स्टेट गवर्नमेंट में, कई सारे स्टेट में उससे लोअर लेवल पे भी जो ऑफिसर्स होते हैं वह भी सर्टिफिकेट बना सकते हैं, बट आपको यह सुनिश्चित करना है कि उससे हायर लेवल के जो ऑफिसर्स हैं उनसे आपने यह सर्टिफिकेट लिया हो। तो तहसीलदार या उससे ऊपर के लेवल के लोगों से ही आपको सर्टिफिकेट लेना है, कास्ट सर्टिफिकेट, और उसमें भी कुछ कंडीशन जो है वो पहले से मेंशन है। सबसे पहली बात, किस फाइनेंशियल ईयर के इनकम पे बेस्ड होगी, तो फाइनेंशियल ईयर जो है वो क्लियरली मेंशन है 2020-21, 2021-22, 2022-23। तो इस 3 फाइनेंशियल ईयर के बेसिस पे आपका नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट बना हुआ होना चाहिए, और यह जो सर्टिफिकेट है वह कब बना हो इसकी भी घोषणा की गई है कि वह सर्टिफिकेट जो है वो 1 अप्रैल 2023 के बाद का, या 1 अप्रैल 2023 के दिन या उसके बाद का बना हुआ होना चाहिए। मींस अगर आपका सर्टिफिकेट जो नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट है वो 1 अप्रैल 2023 के पहले बना है तो वह इस एग्जाम के लिए वैलिड नहीं होगा। आपको 1 अप्रैल 2023 के बाद बने हुए नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी, और इन 3 चीजों को भी ध्यान रखना, सेंट्रल ओबीसी लिस्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट और मिनिमम तहसीलदार या उससे ऊपर के जो लेवल के जो ऑफिसर्स हैं उनके द्वारा आपका ये एनसीएल सर्टिफिकेट बना हो। तो ये 3 फाइनेंशियल ईयर, और एट द सेम टाइम ऐसा नहीं कि 5 मार्च के बाद का बना हो, वैसे भी 5 मार्च के बाद का बना होगा तो आप उसको एंटर कहां से करोगे। तो इस चीज को आप याद रखना, जो आपका सर्टिफिकेट है वो 5 मार्च 2024 के पहले का बना हुआ होना चाहिए, और साथ ही साथ 1 अप्रैल 2023 के बाद का बना होना चाहिए। तो इसी विंडो में अगर आपका नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट बना है तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपका 1 तारीख को भी बना था, 1 अप्रैल 2023 को, तो भी आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये है ओबीसी सर्टिफिकेट को लेकर। दूसरा जो है वह है ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट को लेकर। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए क्या बोला है गवर्नमेंट ने, क्या बोला है यूपीएससी ने। यूपीएससी ने बोला है कि आपको सबसे पहले जो क्राइटेरिया इशू की गई है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, आप उसके क्वालिफिकेशन में आने चाहिए, आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आने चाहिए, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो नोटिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग, और साथ ही साथ आपको जो इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट है वो किसके बेसिस पे बनवाना है, ऑन इनकम फॉर फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के, और मींस जो फाइनेंशियल ईयर है इसमें उसको बोला गया है 2022-23 फाइनेंशियल ईयर के बेसिस पे आपका जो इनकम और एसेट सर्टिफिकेट बना है उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। और ये जो सर्टिफिकेट है वो 1 अप्रैल 2023 के बाद का बना हुआ होना चाहिए। अगर इसके पहले का बना हुआ है तो आपका जो फॉर्म है उसमें अगर आप ईडब्ल्यूएस के थ्रू अप्लाई करते हो तो वो रिजेक्ट हो सकता है। तो इसके बाद का ही बना होना चाहिए, 1 अप्रैल 2023 के बाद का, इसके पहले का होगा तो वो वैलिड नहीं होगा। और साथ ही साथ 5 मार्च से पहले का बना होना चाहिए। मींस यहां पे भी सेम चीज है, 1 अप्रैल से लेकर 5 मार्च 2024 इसके बीच का बना हुआ होना चाहिए सर्टिफिकेट। और किस ईयर के कौन से फाइनेंशियल ईयर पे, 2022-23, 2022-23 फाइनेंशियल ईयर पे आपका सर्टिफिकेट जो है वो बना हुआ होना चाहिए। तो ये भी कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट है रिजर्वेशन को लेकर। और फाइनली एक लास्ट चीज, अब यहां पे बात आती है कि जो कैंडिडेट्स हैं उनको एक चीज सुनिश्चित करने की जरूरत है। जब आप अपना अगर आप अपना फॉर्म में कुछ चीजें एंटर कर रहे हो, जैसे कि सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, ऑप्शनल सब्जेक्ट, मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, कंपल्सरी इंडियन लैंग्वेज,
तो एक बार आपने इसमें एंटर कर दिया तो इवन जो फॉर्म की जो मॉडिफिकेशन विंडो होती है उसमें भी आप इसको चेंज नहीं कर सकते। तो फॉर्म भरने से पहले यह सुनिश्चित कर लो कि आपने क्या ये सभी डिटेल्स सही से भरी है। पहला, आपका जो सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन है उसमें कोई चेंज नहीं होगा। एक बार जो आपने सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन चूज कर लिया, प्रीलिम्स और मेंस दोनों का सेंटर अभी ही चूज करना पड़ता है, तो आपने जो चूज कर लिया वही रहेगा। इसके साथ साथ ऑप्शनल सब्जेक्ट, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। एक बार जब आपने ऑप्शनल सब्जेक्ट अभी चूज कर लिया तो बाद में इसमें कोई चेंज नहीं हो सकती। ठीक वैसे ही जो आपका मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन है, अब देखो यहां पे मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन में क्या है, पेपर 1 से पेपर 5 यानी एसए से लेकर बाकी जो जीएस 4 है उसके लिए अगर आपने इंग्लिश मीडियम चुना है, उसको लिखने के लिए अगर आपने इंग्लिश मीडियम चुना है तो आपका ऑप्शनल में ऑटोमेटिक इंग्लिश मीडियम ही लेगा। बट अगर आपने पेपर 1 से पेपर 5 में हिंदी मीडियम या कोई और लैंग्वेज चूज किया है तो आपके पास ऑप्शनल में अलग अलग लैंग्वेज का ऑप्शन आता है। तो इस चीज को भी आप ध्यान देना। जो अगर आपने इंग्लिश चूज कर लिया पेपर 1 से पेपर 5 में, तो अगर आपका ऑप्शनल पेपर है, मान लो हिंदी को छोड़कर बाकी कुछ भी है, ठीक है, या कोई लैंग्वेज पेपर को छोड़कर बाकी कोई भी ऑप्शनल पेपर है, जैसे मान लो साइकोलॉजी, फिलॉसफी या फिर आपका पीएसआईआर, ज्योग्राफी, तो इन सभी में आपका जो, अगर आपने इंग्लिश चूज किया ऊपर में तो नीचे में भी आपको इंग्लिश ही चूज करना पड़ेगा। तो इस चीज को भी आप सुनिश्चित करना। ये कुछ इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस है, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिसको आप फॉर्म भरने से पहले जरूर देख ले। और ये जो कॉमन मिस्टेक्स है, जिन कॉमन मिस्टेक्स के कारण आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, उन कॉमन मिस्टेक्स को अवॉइड करने की जरूरत है। ओटीआर में कोई गलती नहीं करना है, ओटीआर लाइफ टाइम के लिए होता है, तो बिल्कुल ही ध्यान से इस चीज को देखना है। साथ ही साथ फोटो अपलोड को आपको सुनिश्चित करना है, फोटो विजिबल हो, सही ढंग से दिख रहा हो। जो गाइडलाइंस है, फोटो, नेम, डेट, ये सभी चीजें उसमें मेंशन हो। इसके साथ साथ जो ग्रेजुएशन का मार्क्स है वो कैसे अपलोड करना है ये मैंने आपको बताया। ओबीएस के कास्ट सर्टिफिकेट में किस फाइनेंशियल ईयर के नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट की जरूरत है और किसके द्वारा इश्यू होना चाहिए, कौन सा होना चाहिए, सेंट्रल या स्टेट का, ये भी मैंने आपको बता दिया। और साथ ही साथ ईडब्ल्यूएस कास्ट सर्टिफिकेट कैसे, कहां से बनवाना है, कि दूसरी चीज किससे, कम से कम किससे बनवाना है, और एट द सेम टाइम किस ईयर पे बेस्ड होना चाहिए। तो ये सभी चीजें हम लोगों ने इस सेशन में देखी है। आई होप कि आप सभी के जो क्वेरीज हैं, जो क्वेश्चंस हैं, वो सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी और आप एग्जामिनेशन फॉर्म में कोई मिस्टेक नहीं करोगे। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। आप एग्जामिनेशन की तैयारी में जुट जाइए फॉर्म के साथ साथ, और इसके साथ साथ हमारे चैनल के साथ जुड़े रह सकते हैं। और करंट अफेयर की कोर्स चल रही है ऑलरेडी प्रीलिम्स के लिए, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।